हमने बताया इसमें कि हमारा जो पिछला जो टॉपिक है लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा क्या था, ये आपका इस फॉर्म में है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे ये जो कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है ना। तो इस प्रकार के यदि आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है जो कि कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, उसको हम लैग्रेंज भी कहते हैं, लैग्रेंज इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है ऐसा बनता है ना, dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन आर के पदों में। और ये हमको 3 रेशियो देता है ये। तो कोई भी 2 रेशियो को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। और यदि वो इंटीग्रेबल है तो सॉल्व करते हैं और उसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू आप कोई भी लेके चल सकते हो, हम यहाँ पे C1 C2 लिखा हुआ हूँ मैं। और जैसे ही 2 कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू, तो उसका सॉल्यूशन हम f ऑफ C1 C2 दिस इज इक्वल टू 0, इस टर्म में इसका हम सॉल्यूशन को लिखते हैं और वो क्या हो जाता है, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसमें हमने कुछ केस ऐसा देखा कि एक रेशियो तो आपका इंटीग्रेबल मिलता है, लेकिन कोई भी 2 और रेशियो का यदि हम ग्रुप बनाते हैं तो हमको क्या नहीं मिलता, इंटीग्रेबल नहीं मिल पाता, है ना। और वो केस कैसा है, यदि हमारे पास dz है और इसके तरफ यदि कोई x वाला वेरिएबल या y वाला वेरिएबल मिल जाता है ना, तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन जो हम करते हैं नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, ये जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जिसमें हमको 3 रेशियो मिला हुआ होता है, इसमें हम एक और रेशियो फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एक और रेशियो फाइंड करेंगे। और रेशियो फाइंड करने का जो तरीका है उसी को हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर कहते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर कहते हैं। तो कैसे हम एक चौथा रेशियो हम फाइंड करें कि जो भी हम 2 रेशियो को यदि हम सॉल्व करें तो वो इंटीग्रेबल हो जाए, आसानी से उसका हम क्या कर सकें, समाकलन कर सकें। यही मेथड आपका मेथड ऑफ मल्टीप्लायर कहलाता है। तो चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि लैग्रेंज इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का वो जो तरीका है, नाम लिखेंगे हम लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। हम मल्टीप्लाई करके एक चौथा रेशियो फाइंड करेंगे, मतलब एक नया ऑक्सिलरी इक्वेशन और तैयार करेंगे, जिससे हम आसानी से 2 रेशियो का क्या बना सकें, ग्रुप बना सकें। ध्यान देंगे, एक बार यदि कोई मल्टीप्लायर मिल जाता है तो उसको हमको एक ही बार यूज करना है। कहने का मतलब, मान लिया हमारे पास जो dx अपॉन पी दिस इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू दिस इज इक्वल टू dz अपॉन आर में हमको एक भी ग्रुप यदि ऐसा नहीं मिलता है जो इंटीग्रेबल हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 बार इसके लिए हमको मल्टीप्लायर खोजना पड़ेगा। ध्यान देंगे, क्योंकि हमको C1 और C2 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करने हैं। तो हमको यहाँ पर तीसरा फोर्थ रेशियो हमको फाइंड करना है, जिसकी मदद से हम ग्रुप बना सकें और उसको आसानी से समाकलन कर सकें, ताकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको मिल जाए और इसका सॉल्यूशन हम निकाल पाए, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो इसका जो मेथड है, थोड़ा सा वी यूज टू हैव न्यू रेशियो, जो अभी मैंने बोला उसी को हम लिख दे रहे हैं, टू न्यू रेशियोज ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन if and only if two integrable pairs are not available from existing auxiliary equation। अभी जो हमने लिखा ये, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में कोई 2 पेयर हमको नहीं मिल पाता जिसको हम क्या कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें। तो उस केस में हम लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज करते हैं।
और ये मल्टीप्लायर क्या चीज है, कुछ ऐसा वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो में कि हमारा जो रेशियो है, अब वो जो ग्रुप बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे हम उसको। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है कैसा काम करेगा देखिए, कॉन्सेप्ट जो होगा इसका, द एग्जिस्टिंग auxiliary equation, that is dx upon p, this is equal to dy upon q, this is equal to dz upon r, is multiplied multiplied with, एक मिनट, with a set of multipliers, set of multipliers, और उसको हम क्या नाम देते हैं, लेट, उसको हम नाम दे देते हैं एल एम एन। ध्यान देंगे हमारा जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वो डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर है। मतलब हमारे पास 3 रेशियो है, तो हमको 3 ऐसे वैल्यू लेके चलना है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो क्या मिल जाए, जो फोर्थ रेशियो मिलेगा उसकी हेल्प से जब हम ग्रुप बनाएं तो वो क्या हो जाना चाहिए, इंटीग्रेबल हो जाना चाहिए। दैट इज, और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ध्यान देंगे इसको जो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होगा वो होगा dx अपॉन p, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन q, दिस इज इक्वल टू dz अपॉन r में क्या करेंगे, ये जो एल एम एन हमने लिया है, ये एल एम एन कोई भी वैल्यू हो सकता है, और कैसे कैसे वैल्यू हो सकता है हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे हमको दिया है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, जितने भी न्यूमरेटर के वैल्यूज हैं उन सभी में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे अपॉन, फिर से ये क्या हो जाएगा, एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। अब इसमें सबसे जो बड़ी प्रश्न ये है कि क्या हम एल एम एन को डी एक्स डी वाई डी जेड में क्रमशः यदि मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं और अपॉन में भी पी क्यू आर के साथ क्रमशः एल एम एन को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये जो रेशियो हमको मिला हुआ है, ये जो हमारे 3 रेशियो है पहले से 3 रेशियो, क्या इसके इक्वल ही हमको ये वाला रेशियो मिलने वाला है क्या, ये सबसे बड़ी प्रश्न है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहें तो जैसे मैं लेफ्ट राइट साइड में देखिए, ध्यान देंगे मैं लिखा 1/2, 1/2 इक्वल होता है 2/4 के, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा आपका 3/6 के। ध्यान देंगे इसमें, है ना। अब मैं कोई भी मल्टीप्लायर जैसे उठा के ले लेता हूँ, मान लिया मैं 1 1 और 1, एल एम एन तीनों की जगह मैंने क्या ले लिया, 1 1 1 ले लिया। अब ये जो रेशियो आपको दिखाई दे रहा है 1/2 2/4 3/4, क्या इसमें मल्टीप्लाई करके यदि मैं ऐड करूं तो क्या मुझे पुनः वही रेशियो मिलने वाला है, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए पहले वैल्यू को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये आपका 1 1 जा 1 हो गया, फिर 2 के साथ किए तो 2 1 जा 2 हो गया, फिर 3 के साथ किए तो 3 1 जा 3 हो गया। अपॉन में आ जाओ, फिर 2 4 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 4 1 जा 4 और 6 1 जा 6। ध्यान देंगे ये जो 1 1 1 लिया हूं मैं मल्टीप्लायर, है ना, ऐसी 3 टपल के फॉर्म में होगा क्योंकि हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के 3 रेशियो हैं, तो हमको 3 वैल्यू लेके चलना है। अब ध्यान दें इसको यदि हम सॉल्व करें तो 1 + 2 + 3 आपको दे देगा 6, और ये 2 + 4 + 6 आपका कितना हो जाएगा 12, और इसको यदि हम सॉल्व करें तो फिर से हमको क्या मिल जाता है, 1/2 मिल जाता है। देखिए तो हमने 1/2 वाला रेशियो ही लेके चला था, और जब इसका मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके ऐड किए उसके बाद जो नया रेशियो बनता है वो फिर से 1/2 के इक्वल हो जाता है ना। अब कंफ्यूजन इसमें ये हो सकता है कि सर क्या हम 1 1 1 ले तभी ऐसा रेशियो मिलेगा, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं ले लिया 2 3 4, मल्टीप्लायर हम क्या यूज कर रहे हैं, 2 3 4 मल्टीप्लायर यदि हम यूज करें तो इसी रेशियो में क्या वैल्यू चेंज होता है या नहीं होता है, चेक कर लो एक बार। 2 का मल्टीप्लाई करो, ध्यान दें
कहाँ पे, न्यूमिनेटर में पहले कर रहा हूँ, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 12 हो जाएगा, अपॉन अब 2 4 6 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 6 4 जा 24। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 मिलता है कि नहीं चेक करो, ये आपका 2 6 12 हो गया और ये आपका 24। अब यहाँ से देख लीजिए क्या मिलने वाला है आपको। ये मल्टीप्लाई हम सही किए हैं ना, 2 दूनी 4 और ये 4 3 12 और ये आपका 6 4 24। ठीक है, ऐड कर दो तो कितना हो रहा है, ये आपका हो जाएगा 12 4 16, ऐड करेंगे तो 6 4 सर 20 आएगा ना? कहाँ पे, अरे हाँ 24 नहीं होगा, 20 होगा, ठीक 20 होगा, सॉरी ये 20 हो जाएगा। और इन सबको ऐड करें तो यहाँ पे देखिए ये आपको दे देगा 40। 20/40 को आप जानते हैं कितना होता है, ये 1/2 होता है। बताइए क्लियर हुआ क्या सभी को। यस सर। तो कोई भी हम मल्टीप्लायर लेकर चलते हैं, गिवन क्वेश्चन में यदि आपको ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन से 3 रेशियो मिल जाता है तो उन रेशियो में कोई ऐसा फिक्स्ड वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे जो फिर से हमको क्या देगा, सेम रेशियो ही देगा, मतलब हम कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अनचेंज रहेगा, कहने का मतलब। तो ये जो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स है और जो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये आपके गिवन क्वेश्चन के जो भी वैल्यूज हैं उसको ये चेंज नहीं करेगा, अनचेंज रहेगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल था इसको समझने के लिए कि हम मल्टीप्लाई भी यदि करते हैं तो हमको एक जैसा ही वैल्यू मिलने वाला है, जो रेशियो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हम फाइंड करते हैं बिल्कुल वैसा ही वैल्यू फिर से मिलने वाला है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें यदि हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या चीज ध्यान देना है, कि जब हम मल्टीप्लायर यूज करते हैं और वो मल्टीप्लायर कैसा होना चाहिए, ये इस टर्म में होना चाहिए, एल एम एन टर्म में, और ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो नोट करने वाली जो बात है, ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है, ध्यान देंगे इसको नोट में। वी विल ट्राई टू चूज सच अ मल्टीप्लायर, सच अ मल्टीप्लायर एल एम एन, हम ऐसा एल एम एन चॉइस करेंगे सच दैट, किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रेशियो के लिए द डिनोमिनेटर, ये मेन पॉइंट है इसका ध्यान देंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशियो विल बी जीरो, विल बी जीरो। ये जो हमने एल एम एन जो चॉइस किया है खुद से, हम ऐसा एल एम एन चॉइस करेंगे कि जब उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे ना, तो क्या हो जाना चाहिए, वो जीरो हो जाना चाहिए। द रेशियो, डिनोमिनेटर ऑफ द रेशियो विल बी जीरो, सो दैट, सो दैट इंटीग्रेशन विल बी, इसके बाद जो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेशन विल बी इजी देयर आफ्टर, इसके बाद जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसा मल्टीप्लायर चॉइस करेंगे कि जब डिनोमिनेटर को इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, ऐसा हम मल्टीप्लायर क्या करेंगे, सोचेंगे। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं, 1/2 दिस इज इक्वल टू 2/4, दिस इज इक्वल टू 3/6 जो हम लेके चल रहे थे, इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लायर लेके चले, हम डिनोमिनेटर को ध्यान देना है, डिनोमिनेटर को हमको ध्यान देना है कि क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आपका डिनोमिनेटर क्या देना चाहिए, जीरो देना चाहिए। तो जैसे कि मैं इसके लिए कोई मल्टीप्लायर हम चॉइस करते हैं, है ना, तो जो डिनोमिनेटर है उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लेना है, मल्टीप्लायर को चॉइस करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन के लिए 1/2 2/4 और 3/6 के लिए यदि हम जीरो बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, पहला आप ले लिए 1 1 और सेकेंड को आप ले लिए -1, ध्यान देना।
तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो हो जाएगा। फिर इस केस में हमको डिनोमिनेटर को जीरो बनाना है, तो मैं केवल डिनोमिनेटर के लिए समझा रहा हूँ इसको, न्यूमरेटर को अभी नहीं देखेंगे, है ना। तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई किए 2 1 जा 2, फिर 4 का 1 के साथ किए तो 4 1 जा 4, और -1 का किए तो -6। तो यहाँ पे देखिए 2 + 4 -6, 6 -6 आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो जो भी क्वेश्चन में आपको कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R की जो वैल्यू दिए रहेंगे, उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आपको मल्टीप्लायर क्या करना है, चॉइस करना है कि ऐसा कौन सा मल्टीप्लायर लें, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें तो डिनोमिनेटर हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। जैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक सभी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज और कि ये जो मल्टीप्लायर होंगे किस टाइप के हो सकते हैं। जनरली जो मल्टीप्लायर जो हम यूज करेंगे उसका एक एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप का ले सकते हैं। जैसे अभी हमने 1 1 1 लिया, कई क्वेश्चन में 1 1 1 लेने पे भी हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला आप चाहें तो एक्स वाई जेड, जनरली जो यूज होने वाले हैं मल्टीप्लायर, मैं उसको लिख रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा 1/x, 1/y, 1/z, और आप मल्टीप्लायर के रूप में लिख सकते हैं एक्स वाई 1 उपयोग हो सकता है ना, एक्स 1 वाई उपयोग हो सकता है, वाई की जगह में जेड लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, जेड, या फिर 1 y z, ऐसा मल्टीप्लायर आप यूज कर सकते हैं। या फिर मल्टीप्लायर कैसा हो सकता है, x² y² z² हो सकता है। इसी क्रम में आप l m n ले सकते हो, एक्सेट्रा। ये प्रारूप हैं जो हम मल्टीप्लायर यूज करेंगे। इस टाइप के मल्टीप्लायर हो सकते हैं, बशर्ते ये तो पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस पर डिपेंड करेगा मल्टीप्लायर चॉइस करने का जो तरीका है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमको मल्टीप्लायर कैसे लेना है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, XP माइनस YQ, दिस इज इक्वल टू y² माइनस x²। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, हियर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q, दिस इज इक्वल टू R टाइप का है। देन यदि हम कंपेयर कर दें तो कैपिटल P कितना है, यहाँ पे x है, कैपिटल Q है आपका -y, एंड कैपिटल R इज गिवन y² माइनस x²। नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ PDE 1, क्या करते हैं हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं ना, हो सकता है कहीं हमको यूज करना पड़े। इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन p, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन q, एंड दिस इज इक्वल टू dz अपॉन r। जैसे ही यहाँ पे आप p की वैल्यू रखेंगे तो ये x हो जाएगा, dy अपॉन q की वैल्यू रखेंगे तो ये -y हो जाएगा, एंड dz अपॉन में y² माइनस x²। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया जो भी क्वेश्चन हमको गिवन है उसकी हेल्प से। अब हमारा काम क्या है, हम ग्रुपिंग मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि क्या कोई भी दो रेशियो लेके चलते हैं तो कम से कम दो ग्रुप ऐसा बन जाए जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। पहले हम चेक कर लेते हैं। तो पहला जो दो ग्रुप हम बनाते हैं, देखिए यहाँ से, नाउ अच्छा, ये जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन का इक्वेशन मिला है इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। नाउ बाई ग्रुपिंग मेथड, पहला और सेकेंड दोनों रेशियो हम लेके चलते हैं तो ये dx अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन -y। तो आप देख सकते हैं जिधर dx है उधर x वाला वेरिएबल है, जिधर dy है उधर y वाला वेरिएबल है। तो ये बहुत ही आसानी से
इंटीग्रेट हो सकता है, तो इसको हम लिख दिए इंटीग्रेबल। एक रेशियो मिल गया जो इंटीग्रेट करने पे हमको कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आसानी से दे देगा। तो पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन वाई। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा log x माइनस log y। क्योंकि log के फॉर्म में है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हम कैसा ले लेते हैं, a ले लेते हैं, जो कि log a के टर्म में होगा। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा log x, दिस इज इक्वल टू log a अपॉन y हो जाएगा। log का जो फॉर्मूला है हम लगा दिए यहाँ पे। अब आगे देखिए कैसा सॉल्व हो जाएगा। log log दोनों कैंसिल, तो x इक्वल टू a अपॉन वाई, या फिर यहाँ से a इक्वल टू हमको मिल गया, क्या मिल गया, x इंटू वाई। ये हमें क्या मिल गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मिल गया। पहले रेशियो का जब पहले और सेकंड रेशियो का जब हम ग्रुप बनाए, और ये क्या मिलता है हमको, इंटीग्रेबल मिल जाता है, और आसानी से हमको यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। अब बात करते हैं अगेन बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड जब हम लेंगे तो हम क्या चेक करते हैं, पहला रेशियो और लास्ट रेशियो को हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये इंटीग्रेबल है। उसके बाद और क्या हो सकता है, दूसरा वाला रेशियो और तीसरा वाला रेशियो dz अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये इंटीग्रेबल है। तो देखिए dx अपॉन में x तो है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में देखिए z है, और इसके साथ वेरिएबल y और x है। तो हम जब भी प्लस माइनस के फॉर्म में कोई दो वेरिएबल होंगे तो उसको कभी भी हम क्या नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नहीं कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो ग्रुपिंग मेथड है यहाँ पे फेल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉट इंटीग्रेबल, नॉट इंटीग्रेबल। अब अगला जो हमने रेशियो लिया हुआ है सेकंड और थर्ड का, ये जो हमने ग्रुप बनाया, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। इसमें तो dy अपॉन वाई मिल जाएगा, लेकिन जो राइट वाला रेशियो है dz अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से फिर हम y और x को अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर से ये आपका इंटीग्रेबल नहीं होगा, तो इसको हमने लिख दिया नॉट इंटीग्रेबल। तो एग्जाम में यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें डायरेक्टली पहचान लेना है तुरंत कि कौन सा इंटीग्रेबल है, कौन सा इंटीग्रेबल नहीं है। तो जो इंटीग्रेबल नहीं है उसको तो हमको लेना ही नहीं है, जो इंटीग्रेबल होगा उसी को हमको आगे बढ़ाना है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो हमने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बाद हम जो मेथड है हमारा, जिस मेथड को हम लेके चल रहे हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये हमारा काम नहीं किया, हमको केवल एक ही रेशियो ऐसा मिला जिसकी मदद से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खोज पाए। तो अब क्या करेंगे, नाउ we will have to apply method of multiplier, method of multiplier one time to इक्वेशन नंबर 2 लिए है ना, टू हैव वन न्यू रेशियो। एक नया रेशियो बनाना पड़ेगा हमको, ताकि जो भी हम ग्रुप बनाए वो इंटीग्रेबल हो सके। तो देख लीजिए हमारा जो रेशियो था dx अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन में माइनस वाई इक्वल टू dz अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रेशियो था। अब इसमें हम क्या ऐसा मल्टीप्लायर लेकर चलें कि जब हम डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देख लीजिए, तो यहाँ पे आप लेंगे बाई टेकिंग, कौन सा मल्टीप्लायर ले रहे हैं हम, एक्स वाई वन,
वी गेट, देखिए हमको क्या मिल जाएगा, ये आपका 3 रेशियो हो गया। चौथा रेशियो के लिए मैं यही राइट साइड में लिख रहा हूँ, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, ये आपका हो गया डी एक्स डी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डी वाई, और 1 करेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन, डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ वाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, और तीसरे वाले के साथ 1 कर देंगे तो ये तो अनचेंज रहेगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं इसमें प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, और आपको मिल गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड अपॉन में ये आपको मिल गया 0। अब आप इसको इक्वेशन नंबर आगे दे सकते हैं 3। यहाँ तक सभी क्लियर है क्या? चलिए, तो ये जो हमारा रेशियो है, जो इक्वेशन नंबर 3 है, 3 रेशियो, हमको 4th रेशियो फाइंड करना है ताकि जो भी हम ग्रुप बनाए उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। तो हमने क्या लिया है, यहाँ पे मल्टीप्लायर एक्स वाई 1 लिया हुआ है, और ये आपका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगा ना, एक्स जो होगा वो पहले रेशियो मल्टीप्लाई होगा, वाई जो होगा दूसरे रेशियो मल्टीप्लाई होगा, और 1 जो होगा वो थर्ड रेशियो में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और उसको हम ऐड कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर इसका क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ऐसा ही आपको मल्टीप्लायर क्या करना है, चूज करना है। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है। अब आप आसानी से कोई सा भी ग्रुप बना के नेक्स्ट आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ बाय ग्रुपिंग मेथड, किसको ले लें, किसी को भी ले सकते हैं। हमने ले लिया पहला रेशियो, दिस इज इक्वल टू, अब क्या लेना है आपको, 4th रेशियो लेना है, इसी के लिए तो हमने इसको बनाया हुआ है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड अपॉन 0। 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई आप लेफ्ट साइड में करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या मिल जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड। अब क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी विल गेट, ये जो 0 का जब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट मिल जाएगा, तो इसको हम ले लेते हैं बी, क्योंकि इसको पहले हमने ए लिया हुआ है। एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस डी जेड का हो जाएगा जेड हो जाएगा। अब ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा 2b, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z, और 2b को हमने एक नया कांस्टेंट ले लिया c, है ना, यहाँ पे हम 2b इक्वल टू c एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये दे देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z। तो ये जो हमको नेक्स्ट आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। तो इस लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको कम से कम 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और ये 2 मिल गए हमको। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पीडीई नंबर 1 इज एफ ऑफ ए सी, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि पहला हमारा कांस्टेंट क्या था, ए था, है ना। ए की वैल्यू हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था एक्स वाई, और सी की वैल्यू अभी हमने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो होगा ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। कोई भी 2 रेशियो का ग्रुप बना के यदि वो इंटीग्रेबल नहीं है, कम से कम 2 रेशियो नहीं मिल पाता है, तब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लायर हम यूज करेंगे। समझ में आएगा यहाँ तक सभी को? हेलो, एक बार यस नो बोलेंगे? यस Yes, सर। sir. ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन हम ऐसा लेके चलते हैं जिसमें एक भी ग्रुप नहीं बन पाएगा, है ना।
उसमें एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है कि उसको हम आसानी से सेपरेबल मेथड या ग्रुपिंग मेथड से उसको सॉल्व कर पाएं। तो हमको 2 बार मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज करने का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए, तो हमको 2 बार, ध्यान देंगे, एक ही मल्टीप्लायर से 2 अलग-अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं फाइंड करना है अपने को। 2 बार अलग-अलग मल्टीप्लायर यूज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अभी हम लेते हैं, क्या है? सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज y plus z into p minus z plus x into q, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई। एकदम शॉर्ट में इसको सॉल्व करेंगे। जो लिखने वाला जो पोर्शन है उसको हम नहीं लिखेंगे, सीधा सॉल्व करेंगे, है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में है लैग्रेंज इक्वेशन के। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, कैपिटल P की जगह में क्या दिया है आपको? ये दिया है y प्लस जेड। कैपिटल Q की जगह में दिया है माइनस जेड प्लस एक्स, और कैपिटल R के प्लेस पे है x माइनस वाई। नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा हो जाएगा? तो हो जाएगा dx अपॉन p, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन q, एंड दिस इज इक्वल टू dz अपॉन में r। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनने वाला है? ये बनेगा dx अपॉन में p मतलब y प्लस जेड, dy अपॉन माइनस जेड माइनस एक्स में माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, और dz अपॉन में r मतलब x माइनस वाई। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको मिला है, इसको यदि हम चेक करें तो चेक करने से आप बिल्कुल आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, इन सभी के टर्म्स में है, और हर एक वेरिएबल जो है प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो कभी भी हम 2 अलग अलग वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते इस केस में। मतलब यदि हम पहला रेशियो लेके चलते हैं dx और dy वाला, तो dx है तो इधर आपको z मिल जाएगा, इधर dy है तो इधर भी आपको z मिल जाएगा, और z तो कैंसिल होना नहीं है। तो कोई अन्य वेरिएबल यदि हमको मिल जाता है, कोई डिफरेंट वेरिएबल मिल जाता है, तो वो उसको हम आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो ये नॉट इंटीग्रेबल हो जाएगा पहला वाला रेशियो का ग्रुप यदि बनाए तो। अब यदि हम दूसरा और तीसरा रेशियो का ग्रुप बनाते हैं, तो यहाँ पे y और z के रेस्पेक्ट में क्या होना है? इंटीग्रेट होना है। तो आपको क्या मिल जा रहा है? यहाँ पे x मिल जा रहा है, ये देखिए। अब पहला और थर्ड रेशियो का यदि हम ग्रुप बनाए तो ये y प्लस जेड एक्स माइनस वाई, तो x और z के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन हमको क्या मिल जा रहा है? यहाँ पे फिर से एक थर्ड वेरिएबल y मिल जा रहा है। तो तीनों ही केस में, तीनों ही ग्रुप के केस में ये जो हमारा रेशियो मिलेगा ये कभी भी इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो हमने शुरुआत से ही केस देखा है कि कोई भी 2 रेशियो आसानी से ग्रुप बना के इंटीग्रेट हो सकता है। कोई एक आपको इंटीग्रेबल ग्रुप मिलेगा, और एक तीसरा ऐसा होगा जिसमें एक भी ग्रुप आपको नहीं मिलेगा जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। तो ये थर्ड वाला केस है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिंस ऑल द ग्रुप ऑफ ratios are not integrable, now by using multipliers। पहला मल्टीप्लायर्स हम लेके चल रहे हैं, ध्यान देना, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। यदि इन सभी वेरिएबल डिनोमिनेटर में देखो तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इस केस में है। तो यदि हम मल्टीप्लायर्स 1 1 1 यूज कर लें पहला मल्टीप्लायर्स, तो हमारा जो ये जो रेशियो है, जैसे क्वेश्चन को हम इक्वेशन 1 ले लें और पहला ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम 2 ले लें, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमको क्या मिल जाता है? देखिए, ये dx अपॉन वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू
डी वाई अपॉन माइनस जेड माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू। अब हम मल्टीप्लायर यूज करेंगे, है ना, कौन कौन सा, 1 1 1। तो जब न्यूमिनेटर में करेंगे और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, अपॉन में 1 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स और प्लस एक्स माइनस वाई। तो आप देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन 0। अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक सभी क्लियर है क्या? मल्टीप्लायर हमने कैसे चॉइस किया? ठीक है जी। अब यहाँ से आप ग्रुप बनाने स्टार्ट करोगे। नाउ बाई ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपको लास्ट वाला रेशियो, जो नया रेशियो मिला है, उसको आपको लेना ही है हर बार। उससे पहले आप कोई सा भी रेशियो लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहला वाला ही रेशियो ले रहे हैं, डी एक्स अपॉन में वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, और जैसे ही इंटीग्रेट करते हैं तो इसको हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं ए, और डी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा जेड। तो ये हमें पहला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुआ, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक मिल गया। अब हमको फिर से मल्टीप्लायर यूज करना है, फिर से हमको मल्टीप्लायर यूज करना है ताकि हमको नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मिल सके। ध्यान देंगे उसी से हमको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? मान लीजिए आप पहला दूसरा तीसरा रेशियो में से कोई सा भी फिर दोबारा फोर्थ के साथ लेके चलेंगे तो हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही तो मिलना है। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर 0 है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आखिर में लेफ्ट साइड आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई नया वैल्यू तो हमको मिलना ही नहीं है ए के रूप में। इसलिए हमको नया आर्बिट्रेरी सॉरी मल्टीप्लायर हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। नाउ अगेन by taking मल्टीप्लायर। अच्छा देखिए अब इसमें हम क्या मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। चेक करेंगे, यदि हम x लिए, y लिए और इसको क्या ले लिए, माइनस जेड ले लिए, थर्ड वाले को, देन वी गेट, क्या मिलेगा हमको, हमको मिल जाएगा डी एक्स अपॉन वाई प्लस जेड डी वाई अपॉन माइनस जेड माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इसमें जो फोर्थ रेशियो मिलेगा, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डी वाई, और माइनस जेड का करेंगे थर्ड रेशियो में तो माइनस जेड डी जेड अपॉन, अब डिनोमिनेटर में भी कर दो तो ये हो जाएगा, एक्स का पहले करेंगे, है ना, पहले पहले रेशियो में एक्स का, तो ये आपका एक्स वाई प्लस एक्स जेड, दूसरे में वाई का तो माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई, और थर्ड में माइनस जेड का करोगे तो माइनस एक्स जेड और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा। माइनस वाई ऑलरेडी माइनस है और माइनस को मल्टीप्लाई कर वाई नहीं जेड, सॉरी ये यहाँ पे जेड आएगा, जेड का कर रहे हैं ना, एक्स जेड तो प्लस वाई जेड हो जाएगा। देखिए ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है, जो हमने मल्टीप्लायर यूज किया, समझ आएगा सभी को? हेलो, यस सर। ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये आपका प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड, ये आपका 0 हो गया। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस जेड डी जेड अपॉन 0। इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 4 ले लें। नाउ बाई ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड आप कोई सा भी ले लें। तो पहला ही रेशियो ले लेते हैं हम, क्योंकि लेफ्ट साइड तो 0 हो ही जाता है आखिर में। y प्लस जेड दिस इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन 0। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा और राइट में आपके पास आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड। जैसे ही इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको मिल जाएगा लेफ्ट में b और राइट साइड में एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2b दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और यहाँ से जब भी आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेते हैं इन द लास्ट आपको उसको सिंगल टर्म में हमेशा कन्वर्ट कर देना है। तो इस 2b की जगह मैं c लिख देता हूँ, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इसका जो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा, नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन इज एफ ऑफ ए सी दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने ए निकाला हुआ है, ये क्या निकाला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सी अभी हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कुछ भी क्वेरी करना है तो पूछ सकते हैं आप लोग।